इस घटना से पहले मणिपुर के लोग भी ये सोचते थे कि वो सेफ हैं, नुहू के लोग भी सोचते थे सेफ हैं। जहां पर भी दंगे होते हैं, दंगे होने से पहले सभी लोग ये सोचते हैं कि वो सेफ हैं। लेकिन जब घटना घट जाती है, उसके बाद सांप के जाने के बाद लकीर पीटना या फिर उस पर पश्चाताप करना, उसका कोई फायदा नहीं आता। अभी आपके पास मौका है। अभी आकाश आनंद ने ऐसा क्या गलत कहा है? आकाश आनंद ने वो कहा है जो एक आज आम नागरिक सोच रहा है। आज आम नागरिक जो है त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहा है। आज आम नागरिक को, इस देश के नागरिक को जो है राम मंदिर के अलावा, मंदिर के नाम पर, धर्म के नाम पर पाखंड और अंधविश्वास के अलावा इस सरकार ने आखिर इस देश के लोगों को दिया क्या है? इस देश की संपत्तियों को बेचने के अलावा आखिर इस देश के नागरिकों को दिया क्या है? आज देश के लोग भुखमरी की कगार पर हैं। नौकरियां जो देने का वादा किया था उसमें से बिल्कुल भी इन्होंने नौकरियां नहीं दी हैं। कोई उसमें तो एक कदम भी आगे नहीं बढ़े हैं। दूसरा ये है कि आप देखेंगे कि रुपए का मूल्य कि 84-85 रुपए मायने रखता है नीलम जी, कि इतना अपमान देश का हो रहा है कि इंटरनेशनल लेवल पर रुपए की कीमत लगातार गिरती जा रही है। आदित्यनाथ ने जो है सीधे सीधे तौर पर जो है आपको झूठी एफआईआर दर्ज कराकर जेल में भेजने का काम किया। 22 दिन तक आप जेल में रहीं। उसमें आपका अपराध क्या था? आपके ऊपर धारा 107 लगा दी। इतना गंभीर अपराध का मुकदमा आपके ऊपर जो है दर्ज करवाया इस योगी सरकार ने, जो है योगी ने। तो आपका क्या कसूर था कि लोग जो है बातें ही नहीं करते हैं, कोई अफवाहें नहीं है, बल्कि इस बात में पूरी सच्चाई है कि इस देश में जो ये मनुवादी सरकारें हैं पूरी तानाशाही और गुंडागर्दी पर उतर आई हैं। लेकिन नीलम जी, नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24x7 नीलम बोध के साथ। साथियों, सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया में एक खबर बहुत तेजी से वायरल हो रही है। जी हां, खबर कुछ इस तरह से है। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी ने अपनी जनसभा में सभा को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा और निशाना साधते हुए उन्होंने उनको आतंकवादी कह दिया। और इतना ही नहीं, बसपा के समर्थकों को साफ साफ संदेश दिया कि जो लोग जीत कर गए हैं और वो 5 साल बाद आपके पास में वोट मांगने आ रहे हैं, अगर उन्होंने कोई काम नहीं किया है तो आप उनके लिए एक जूता, एक डंडा और घूसे तैयार करना। और जब वो आपके बीच में आए तो आप डंडों से, घूसों से और जूते से उनका स्वागत करें। तो साथियों, इस खबर को लेकर भारतीय जनता पार्टी में खलबली मच गई और भाजपा समर्थकों ने सीतापुर थाने में आकाश आनंद के खिलाफ में एफआईआर दर्ज करा दी और साथ ही साथ बसपा के 15-16 नेताओं पर और एफआईआर दर्ज करा दी। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ में एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी है। उनसे जानने का प्रयास करूंगी कि इस प्रकरण को किस तरह से देखते हैं। इस समय लोकसभा के चुनाव है और हर पार्टी कहीं ना कहीं एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। स्वागत है एनबी न्यूज में। जय भीम, नमो बुद्धाय नीलम जी। आज सर, जो अभी मैंने प्रकरण बताया, आकाश आनंद पर एफआईआर हुई है और चारों तरफ इसकी चर्चा चल रही है, तो किस तरह से देख रहे हैं आप इस एफआईआर को? देखिए, तानाशाहों की सरकार है और कहूँ कि गुंडा मवालियों सरकार है। गुंडागर्दी हो रही है, खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है। जिनके हाथ में सत्ता है वो सत्ता का लगातार दुरुपयोग कर रहे हैं और मनचाहे ढंग से जो है संविधान और संविधान के द्वारा बनाए गए कानूनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह किसी छुपा नहीं है। और इसी देश में जो है पुलवामा अटैक हमने देखा है। पहलवान लड़कियां जो है तंत्र तंत्र बैठी थी, वहाँ हमने देखा था कि किस प्रकार से जो है लड़कियां लगातार जो है एफआईआर दर्ज कराने की, चार्जशीट फाइल करने की, मतलब इन्वेस्टिगेशन करने की मांग कर रही थी। लेकिन जो जायज़ मांगे थी, जो कानून के अंतर्गत आती थी, संविधान की मर्यादा के अंतर्गत आती थी, उस पर जो है इस सरकार ने कोई तवज्जो नहीं दी। बल्कि जिन लोगों को यह सरकार सह देती है उन लोगों को संरक्षण प्रदान करने का इसने पूरा काम किया। और इसने जिसको टारगेट कर लिया इस सरकार ने, क्योंकि गुंडा सरकार है और तानाशाही पूरी जोरों पर है, तो जिसको टारगेट कर लिया उसको ख़त्म ही कर दिया। या तो उसको जो है जेल के पीछे भेज दिया या फिर उसको मरवा दिया। और नीलम जी, जो पुलवामा अटैक हुआ था वो देश के वीर जवान थे जो निश्चिंत होकर और सरकार पर भरोसा करके वो देश की सीमाओं की रक्षा करने में लगे हुए थे। उनके बीवी बच्चे, उनके परिवार, उनकी जहाँ पर वो सरहदों पर नौकरी करते हैं उनसे हज़ारों किलोमीटर दूर उनका परिवार रहता है। और वो इस विश्वास पर कि सरकार जो है उन्हें संरक्षण देगी, उनके परिवारों की रक्षा करेगी और सरकार जो है देश हित में ही काम करेगी। लेकिन जिस तरह से पुलवामा की घटना को अंजाम दिया गया, उससे जो है ये जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो कि मनुवादी आडंबरों पर आधारित सरकार है, इसने उन जवानों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा
कि ये जवान किस तरह से अपने परिवार से हज़ारों किलोमीटर दूर सरहदों की रक्षा करते हैं और उन जवानों की जिस तरह से षड्यंत्र के तहत जान ली गई, वह कृत्य जो है एक देशद्रोही कृत्य था। उसमें कहीं पर भी ऐसा नज़र नहीं आ रहा था कि कहीं पर दूर-दूर तक भी जो है कि उस घटना को अंजाम बिना सरकार की सह पर दिया जा सकता है। और इसी तरह से जिस तरह से कि इस सरकार ने SC/ST एक्ट में जो प्रोविजंस थे, जिसमें कि सीधे गिरफ्तार होने की जो बात कही गई थी कि जैसे ही किसी भी व्यक्ति के खिलाफ SC/ST एक्ट के अंतर्गत FIR दर्ज होती है, तो तुरंत उसकी गिरफ्तारी की उसमें प्रावधान है। तो उसको जिस तरह से बदलने का प्रयास किया गया, तो सीधे-सीधे जो है हम देख सकते हैं कि इस सरकार की जो मानसिकता में क्या है। और उस घटना में जो बहुजन समाज के बच्चे मारे गए थे, आज तक उनको न्याय नहीं मिला है। वह न्याय अभी तक लंबित है और ये लंबित ही रहेगा, क्योंकि जब तक ये मनवादी सरकार है, इसके टारगेट पर संविधान है। संविधान के अंदर जो मानवीय अधिकार हैं, मानवाधिकार हैं, जो मूल अधिकार हैं, तो उसमें जो भी प्रोविजंस हैं, वो उसके टारगेट पे हैं। इस देश में आरक्षण की जो व्यवस्था है, वो उनके टारगेट पे है। कुल मिलाकर यही है कि जो ये मनुवादी सरकार है, पाखंडी सरकार है, धार्मिक आडंबर फैलाकर लगातार जो है इस देश में एक अराजकता का माहौल बनाना चाहती है। वे इस देश में जो है एकता व अखंडता की बात तो करती है, लेकिन जो उसके अगर काम देखें तो उसमें कहीं पर भी आपको जो है एकता व अखंडता दिखाई नहीं देगी। और नीलम जी, इसी तरह से NRC और CAA भी किसी छुपा नहीं है कि उस दौरान क्या हुआ, किस तरह से इस मनवादी सरकार ने मुसलमानों के खिलाफ खुले तौर पर प्रोपेगेंडा चलाया। और नीलम जी, शाहीन बाग में जो हुआ था, जिस तरह से वो शांतिपूर्ण धरना कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, वहाँ की जो दादियाँ थीं, वहाँ की जो महिलाएं थीं, किस तरह से जो है कड़कड़ाती ठंड में, भरी गर्मी में, बरसात में, किस तरह से इस सरकार से जो है अपनी मांग कर रही थीं, गुहार लगा रही थीं, लेकिन इस सरकार के कान पर बिल्कुल भी जू नहीं रेंगी। और अंततः जब कोरोना पीरियड यहाँ पे शुरू हुआ, तो उसका हवाला देकर इस सरकार ने जो है अपने कर्तव्य से पल्ला झाड़ा और उस आंदोलन को जो है उन्हें ख़त्म करवाने का काम किया। इसी तरह से जो किसान आंदोलन है, किसान आंदोलन आपने देखा कि किस तरीके से उनकी जो जायज़ मांगें थीं, निजीकरण के खिलाफ जो मांगें थीं, कि जिस तरह से ये मनवादी सरकार अडानी, अंबानी को इस देश का सर्वस्व सौंपने की तैयारी कर रही थी, किसानों की ज़मीनों को उनके हाथों गिरवी रखने का काम कर रही थी, जो MSP है उस पर कोई बात नहीं कर रही थी। और उन्हीं किसानों को जो अपनी मांगों के लिए सड़कों पर, बॉर्डर्स पर जो है डटे हुए थे, और कितना लंबा आंदोलन चला, और उसमें जो है कितने लोगों ने प्रताड़नाएँ झेली, और उसमें सैकड़ों लोग मरे, और उन्हें जो है आतंकवादी, खालिस्तानी कहकर संबोधित किया गया। तब इन्हीं भाजपा नेताओं के खिलाफ कोई FIR दर्ज नहीं हुई और किसी प्रकार से कोई कार्रवाई इस सरकार ने उनके खिलाफ नहीं की। अभी हाल का उदाहरण है, जब रमेश बिधूड़ी ने जो है भरी संसद में बसपा के सांसद दानिश अली को जो है आतंकवादी कहकर संबोधित किया, तब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मतलब ये है कि ये जो भी कुछ करें तो वो ठीक, और दूसरी पार्टियां, दूसरे लोग, इस देश के नागरिक अगर अपने जायज़ अधिकारों की भी मांग करें तो वो गलत है। और सोचने वाली बात यह है नीलम जी कि आखिर आकाश आनंद ने ऐसा क्या गलत कहा है। आकाश आनंद ने वो कहा है जो एक आज आम नागरिक सोच रहा है। आज आम नागरिक जो है त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहा है। आज आम नागरिक को, इस देश के नागरिक को जो है राम मंदिर के अलावा, मंदिर के नाम पर, धर्म के नाम पर पाखंड और अंधविश्वास के अलावा इस सरकार ने आखिर इस देश के लोगों को दिया क्या है। इस देश की संपत्तियों को बेचने के अलावा आखिर इस देश के नागरिकों को दिया क्या है। आज देश के लोग भुखमरी की कगार पर हैं। नौकरियां जो देने का वादा किया था, उसमें से बिल्कुल भी इन्होंने नौकरियां नहीं दी हैं। कोई उसमें तो एक कदम भी आगे नहीं बढ़े हैं। दूसरा ये है कि आप देखेंगे कि रुपए का मूल्य कि 84-85 रुपए मायने रखता है नीलम जी, कि इतना अपमान देश का हो रहा है कि इंटरनेशनल लेवल पर रुपए की कीमत लगातार गिरती जा रही है। ये कोई साधारण बात नहीं है। लेकिन जी सर, अभी लेकिन जिस तरह से हमने देखा, जैसे ही 2024 के चुनाव शुरू हुए, हमने देखा भाजपा के तमाम नेता और RSS के तमाम जो संगठन करता है या पदाधिकारी है, वो खुले तौर पर ये कहते हैं कि 400 से पार, अगर संविधान को खत्म करना है तो 400 से पार सीटें लानी होगी। और वो जनता से अपील करता है, खासकर जो हिंदू लोग हैं उनसे अपील करता है। तो इस स्टेटमेंट को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आकाश आनंद ने इसमें यह भी कहा
कि भाई हमें धर्म नहीं चाहिए, अगर देना है तो लोग इस देश के लोगों को रोजगार दो, शिक्षा दो, अच्छा स्वास्थ्य दो, धर्म कोई किसी का भला नहीं कर सकता। तो इन चीजों को लेकर सर आज किस तरह से तनाकसी बनी हुई है और किस तरह से सोचते हैं आप? नीलम जी, बहुत वाजिब प्रश्न आपने उठाया है। और इस देश में जो परिस्थितियां चल रही हैं उसमें केवल और केवल धर्म के नाम पर जो पाखंड और अंधविश्वास को बढ़ावा दिया जा रहा है, इसके अलावा जो है इस देश के लोगों के कल्याण के लिए कोई काम नहीं किया जा रहा है। और जो 400 के पार सीटों की बात है, तो सीधी सी बात है कि यह जो सरकार है यह आरएसएस के द्वारा संचालित सरकार है। आरएसएस की स्थापना 1925 में हुई थी और जो आरएसएस का आधार था इस देश में जो है अपनी स्थापना का, उनकी स्थापना का, वह था कि इस देश में किस तरह से सत्ता हासिल की जाए, इस देश के तमाम संसाधनों पर कब्जा किया जाए। ये वही लोग हैं जो बाहर से आकर यहाँ पर जो है बसे और यहाँ के जो मूल निवासी हैं उन पर जबरन जो है उन पर हमले किए, उन पर कब्जा किया, उनकी ज़मीनों पर कब्जा किया, उनके मवेशियों पर कब्जा किया। और उन्होंने उस समय जो है ज़बरदस्ती, ज़ोर ज़बरदस्ती करके जो है इस देश को कब्जा कर लिया। लेकिन जब इस देश में पूरी दुनिया में लोकतंत्र की बयार चल रही थी, हवा चल रही थी, तो उस समय जो है इन लोगों के पास एक खतरा इनके सर पर मंडरा था कि अब तक हमने जो है येन केन प्रकारेण जब डायरेक्ट ये शासन कर रहे थे, जब इनका डायरेक्ट शासन था ब्राह्मणों का जो है, या तो ये खुद शासन करते थे, राजा बनते थे, या फिर राजा को अपने अधीन रखा करते थे। उसके बाद जब मुस्लिम्स आए, जो बाहर के जो विदेशी हमलावर आए, उनके राज्य में भी हम देखते हैं, इतिहास पढ़ते हैं कि इनको कोई कमी नहीं रही। उनको भी इन्होंने जो है अपने अंतर्गत ले लिया, उनकी चापलूसी की, उनके तलवे चाटे, लेकिन ये सत्ता में बने रहे। उसके बाद जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों के ज़माने में भी हम देखते हैं कि इन्होंने चापलूसी की हैं, तमाम वो हरकतें की हैं जो कि देशद्रोही हरकतें हैं। लेकिन ये अंग्रेजों के फेवरेल बने रहे और उनसे जो है लगातार जो सुविधाएं हैं वो लेते रहे। लेकिन जब अंग्रेज इस देश को छोड़कर जाने की जब बात चल रही थी तो पूरे दुनिया में जो है लोकतंत्री हवा चल रही थी और यह निश्चित था कि अब जो है इस देश में वोट के आधार पर सरकार बनेगी। तो वोट के आधार पर सरकार बनेगी, तो ये सोचकर जो है इन्होंने जो है हिंदू महासभा, और उससे पहले जो है 1931 में हिंदू महासभा, और उससे पहले 1925 में आरएसएस की स्थापना की। दोनों का उद्देश्य एकमात्र यही था कि येन केन प्रकारेण किसी भी प्रकार से इस देश के लोगों को मूर्ख बनाकर, अंधविश्वासी बनाकर, धर्म के नाम पर पाखंड में धंसाकर इस देश की सत्ता पर काबिज रखा जाए। तो क्या लग रहा है सर, आजादी के 77 साल के बाद भी आज जो सत्ताधारी लोगों पर सवाल करता है या कोई भी मतलब उनके सामने मुद्दे उठाता है, तो अब सरकार का काम सिर्फ ये रह गया कि वो अपने नुमाइंदों से एफआईआर दर्ज कराएंगे या जेल के पीछे ऐसे लोगों को, एक्टिविस्टों को डालने का काम करेंगे? देखिए नीलम जी, आप खुद इसका एक उदाहरण है। योगी आदित्यनाथ ने जो है सीधे सीधे तौर पर जो है आपको झूठी एफआईआर दर्ज कराकर जेल में भेजने का काम किया। 22 दिन तक आप जेल में रहीं। उसमें आपका अपराध क्या था? आपके ऊपर धारा 307 लगा दी आईपीसी की जो है, जो कि हाफ मर्डर जिसे कहते हैं, कि जब किसी को जान से मारने की कोशिश की जाए और वह उसमें जब बच जाता है तो धारा 307 लगती है। इतना गंभीर अपराध का मुकदमा आपके ऊपर जो है दर्ज करवाया इस योगी सरकार ने, जो है योगी ने। तो आपका क्या कसूर था? ऐसे ही जितने भी हम मामले देखते हैं, ये तो हमारे साथ में जो घटना घटी वो बिल्कुल डायरेक्ट है। उससे हमें बिल्कुल एक तरह से दूध पानी का पानी हो गया कि लोग जो है बातें ही नहीं करते हैं, कोई अफवाहें नहीं है, बल्कि इस बात में पूरी सच्चाई है कि इस देश में जो ये मनुवादी सरकारें हैं पूरी तानाशाही और गुंडागर्दी पर उतर आई हैं। लेकिन नीलम जी, आज जो है इस देश के बहुजन समाज को, एससी, एसटी और ओबीसी को ये समझना चाहिए, जानना चाहिए। जब इतिहास में जाकर हम बताते हैं कि इस देश में हिंदू शब्द का जो प्रभाव है 1931 और 1925 के बाद शुरू हुआ है, उससे पहले हिंदू शब्द नहीं था। लेकिन आपको लगातार जो है गर्व से कहो हिंदू, गर्व से कहो हिंदू, जय श्री राम के नारे लगाकर आपको जो भ्रम की स्थिति में रखा जाता है। आपको धर्म के नाम पर जो है एक जगह इकट्ठा कर लिया जाता है, आपका वोट लूटा जाता है। लेकिन आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इस वोट के जरिए जो है आपका सब कुछ लुट रहा है। इसलिए अब भी मौका है कि आप जो है इस जो तानाशाही सरकार है, गुंडागर्दी वाली सरकार है, ये मणिपुर जैसे जो कांड हैं, मणिपुर की घटना जो है इस देश के लोगों के लिए आंख खोल देने वाली घटना है। ऐसी घटनाओं को कभी भी कहीं पर भी ये लोग अंजाम दे सकते हैं। और वो घटना आपको बताती है कि जिस तरह से एक फौजी जो कि देश का जवान जो है, जो बॉर्डर पर जो है देश की सीमाओं की रक्षा कर रहा था, उसकी पत्नी को जो है नंगा करके जो है घुमाया गया, उसका कितने लोगों ने बलात्कार किया
और उसकी घर संपत्ति किसी का वजूद नहीं रहा। तो इस तरह से आप ये देख सकते हैं कि जितने भी एससी, एसटी और ओबीसी और मुस्लिम समाज के लोग अगर आज कहीं पर भी इस पार्टी को, इस मनवादी पार्टी को अगर वोट देने कहीं भी सोच रहे हैं, तो एक बार जब मणिपुर की हिंसा जो है याद कर लेना, नूह के दंगे याद कर लेना। अगर ये घटना मणिपुर में घट सकती है, नूह में घट सकती है, तो ये घटना आपके साथ कहीं भी घट सकती है। आप कहीं पर भी सेफ नहीं है। इस घटना से पहले मणिपुर के लोग भी ये सोचते थे कि वो सेफ हैं, नूह के लोग भी सोचते थे सेफ हैं। जहां पर भी दंगे होते हैं, दंगे होने से पहले सभी लोग ये सोचते हैं कि वो सेफ हैं। लेकिन जब घटना घट जाती है, उसके बाद सांप के जाने के बाद लकीर पीटना या फिर उस पर पश्चाताप करना, उसका कोई फायदा नहीं रहता।